Hello my dear students, good morning. I Soni sir, PGT English GPS School Gudagorji. Welcome to online classes of English. Dear students, you will be very happy to know that your GPS Institute has started online demo classes for all of the students of class 11th. प्यारे बच्चों, आपके विद्यालय GPS ने कक्षा 11 यानी 10वीं की एग्ज़ाम दे चुके विद्यार्थी जो कक्षा 11 में अब प्रवेश लेने वाले हैं उनके लिए ऑनलाइन क्लासेज शुरू की है. इन दैट सीरीज वी विल डिस्कस अबाउट योर इंग्लिश सब्जेक्ट एंड इन इंग्लिश सब्जेक्ट नाउ इन दिस क्लास वी विल डिस्कस अबाउट योर सिलेबस. आर यू रेडी? लुक दिस साइड. डियर स्टूडेंट्स, अपन इस क्लास में चर्चा करते हैं आपके कक्षा 11 के सिलेबस के बारे में. आपको पता है कि सबसे पहले किसी भी बुक की अपन शुरुआत करते हैं तो अपने को उसके सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए कि इस सिलेबस में क्या कुछ है, और आगे यूं ही अपन लोग पढ़ाने लग जाएं तो फिर यानी इंटरेस्ट नहीं आता है. तो याद रख के चलना, हम बात करते हैं इसके सिलेबस की कि इसका सिलेबस क्या कहता है. डियर स्टूडेंट्स, आपके कक्षा 11 में आप अच्छे से जानते हो इस साल से NCERT का सिलेबस लागू किया गया है और उसमें आपके कक्षा 11 में अंग्रेजी विषय में 2 किताबें हैं. कितनी किताबें हैं? 2. पहली का नाम है हॉर्नबिल. क्या नाम है? हॉर्नबिल. और दूसरी का नाम है स्नैपशॉट्स. ओके, यानी आपकी पहली जो पुस्तक है उसका नाम है हॉर्नबिल और दूसरी पुस्तक का नाम है स्नैपशॉट्स. हम चर्चा करते हैं कि हॉर्नबिल में कितने टॉपिक्स हैं और कितनी पोएम्स हैं और स्नैपशॉट्स में कितने टॉपिक्स समाहित किए गए हैं, और उनके बारे में भी चर्चा करते हैं कि किस टॉपिक में क्या कुछ बताया गया है. तो देखो ध्यान से, सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं आपकी पुस्तक हॉर्नबिल. उस हॉर्नबिल की अपन लोग बात करते हैं कि इसमें कितने टॉपिक्स दिए हुए हैं. बेटा इसके चैप्टर्स की अपन लोग बात करते हैं, यानी किसकी बात करते हैं? इसके चैप्टर्स की अपन लोग बात करते हैं, जिसमें आपका पहला जो चैप्टर है उसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी. पहले टॉपिक का क्या नाम है? द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी. ठीक है. एंड द सेकेंड टॉपिक नेम वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर. डियर स्टूडेंट्स, तीसरे टॉपिक का नाम है डिस्कवरिंग ट्रुथ द सागा कंटिन्यूज. तो देखो, तीसरा टॉपिक है आपका डिस्कवरिंग ट्रुथ द सागा कंटिन्यूज. चौथा जो आपका टॉपिक है उसका नाम है लैंडस्केप. ओके, अब देखो ये तो है आपके चैप्टर्स. हॉर्नबिल में ये 8 चैप्टर्स है, 8 टॉपिक्स हैं, और इसमें एक चलता है पोइट्री सेक्शन. यानी हॉर्नबिल में जो पोइट्री पार्ट है उस पोइट्री पार्ट की अपन लोग बात करें तो आपकी पहली पोम का नाम है ए फोटोग्राफ. डियर स्टूडेंट्स, ये आपका हॉर्नबिल का सिलेबस है, यानी आपकी जो पहली बुक है हॉर्नबिल उसमें इस कंटेंट को शामिल किया गया है. अब देखो, सबसे पहले बेटा पहला इसमें जो आपका टॉपिक है उसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी. बहुत सुंदर अध्याय है, बहुत अच्छा टॉपिक है. इसमें दादी और लेखक, यानी इसमें दादी और लेखक का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से दादी लेखक के साथ में गांव में रहती है और लेखक के माता पिता वो शहर में रहते हैं. दादी लेखक को अर्ली इन द मॉर्निंग तैयार करती है विद्यालय के लिए, उसको नाश्ता देती है. नाश्ता भी क्या बेटा? रात्रि की बासी रोटी और उसके ऊपर घी शुगर डाल करके दादी उसको नाश्ते में दिया करती थी.
और साथ में बताया गया कि दादी है, दादी यानी वृद्ध हो चुकी है लेकिन आज भी युवा दिखाई देती है, सुंदर दिखाई देती है। बहुत सुंदर वर्णन इसमें किया गया है, यानी इसमें गांव के जीवन के बारे में उल्लेख किया गया, उसके बाद में शहरी जीवन का भी बहुत सुंदर उल्लेख किया गया। उसके बाद में लेखक है वो विश्वविद्यालय की पढ़ाई के लिए विदेश चले जाता है और विदेश जाता है तो दादी की क्या कुछ प्रतिक्रिया होती है, दादी का जीव जंतुओं के प्रति प्रेम है, उसका बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। आपको जान के बहुत ही खुशी होगी इसके बारे में कि जो दादी है वो गांव में रहती है, तब गांव के कुत्ते हैं, उन कुत्तों को खिलाने के लिए अपने साथ में जब वो मंदिर जाती थी लेखक के साथ में, यानी लेखक का जो विद्यालय था वह मंदिर के एकदम पास में बगल में ही था, तो दादी जब मंदिर जाती, लेखक का स्कूल जाने का समय होता था, दोनों साथ साथ जाया करते थे। दादी गाँव के कुत्तों के लिए रोटियाँ ले जाया करती थी और दादी जब उन कुत्तों को रोटियाँ डालती आपस में लड़ाई झगड़ा करते थे और दादी के पीछे पीछे वो कुत्ते हो लिया करते थे। और दादी जब शहर में चली गई, यानी लेखक के माता पिता कंप्लीट रूप से सेटल हो गए थे शहर में, तो दादी और लेखक को वहां पे उन्होंने बुला लिया था। जब वो वहां पे चली गई थी तो वहां पे जो स्पेरोज हैं उनको वह यानी रोटी के छोटे छोटे बाइट्स है वो खिलाया करती थी आंगन में बैठ करके। ये दादी का बहुत ही प्रसन्नतादायक क्षण था। और दादी की जब मृत्यु होती है वो चिड़ियाएं दादी के उस कक्ष में आती है और अपना खेद प्रकट करती है, दुख प्रकट करती है। कहने का मतलब है कि दादी के जीव जंतु के प्रति प्रेम और लेखक और दादी के जो आपसी मित्रतापूर्ण व्यवहार का इस अध्याय में समावेश किया गया है। जब इसको पढ़ेंगे तब जानेंगे, लेकिन इतना आपके लिए बहुत है। दूसरा जो टॉपिक है उसका नाम है We are not afraid to die। मरने से हम नहीं डरते हैं। If we can all be together, यदि हम सब क्या रहते हैं, साथ रहते हैं। बहुत सुंदर अध्याय है। इस टॉपिक में भी बताया गया कि जो लेखक है वो लेखक अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ में यानी समुद्र की यात्रा करता है और हिंद महासागर की वो तूफानी हवाएं और हिंद महासागर के वो खतरनाक जो रास्ते हैं, समुद्री रास्ते हैं, उनको पार करके वो लेखक एम्स्टर्डम द्वीप के ऊपर यानी इसकी वेव वाकर जो जहाज थी, उस वेव वाकर जहाज में वह एम्स्टर्डम द्वीप के ऊपर आ जाता है। और उस समुद्र में उसने किस प्रकार से यानी जो तूफानी हवाओं को फेस किया और उन खतरों को उसने फेस किया, उन सब का इसने बहुत ही सुंदर उल्लेख किया है। तीसरा टॉपिक है डिस्कवरिंग टुट द सागा कंटिन्यूज। देखो बेटा, डिस्कवरिंग टुट, यहां पे ये एक टुट मिस्र के बारे में बताया गया है कि मिस्र का एक राजा था, उसकी युवा अवस्था में मृत्यु हो जाती है। जब उसकी युवा अवस्था में मृत्यु होती है तब उसके साथ में सोने के आभूषण कहे या जो खाने पीने के बर्तन हैं वह उस राजा के साथ में दफना दिए जाते हैं। तब इससे टुट की वापस क्या की जाती है, उसके यानी मिस्र के राजा है, मिस्र के राजा की कब्र की वापस जांच पड़ताल की जाती है, उसको वापस खोदा जाता है और वापस खोद करके और जो राजा की डेड बॉडी है उसकी स्कैनिंग की जाती है और उस राजा की मृत्यु के बारे में बहुत ही रोचक जो आंकड़े हैं वो जुटाने का इसमें प्रयास किया जाता है। इसलिए इस टॉपिक का नाम पड़ा डिस्कवरिंग टुट द सागा कंटिन्यूज। सागा का मतलब होता है वीर गाथा, लंबी कहानी। अगला टॉपिक है लैंडस्केप ऑफ द सोल, यानी लैंडस्केप ऑफ द सोल बहुत ही सुंदर और मार्मिक रचना है। इस अध्याय में यूरोप और चीन है, यूरोप और चीन है, इनके बारे में, यहाँ की संस्कृति के बारे में बताया गया है। आपको पता है इस अध्याय में जादुई अंश आपको देखने को मिलेगा। चीन है, चीन का एक बहुत ही ये कहूँ मैं आपको प्रसिद्ध चित्रकार था, उसने एक चित्र बनाया राजा के कहने पे। जब राजा उस चित्र को अवलोकन करने के लिए गया, चित्र को देखा तो राजा को वो बताता है कि ये चित्र है, ये बड़ा ही सुंदर अनुपम उदाहरण है, नमूना है। तो राजा बोलता है कैसे, तो वो ताली बजाता है। तो बताया जाता है कि उस चित्र के माध्यम से बताया गया कि वो दरवाजा खुलता है, चित्रकार उस दरवाजे में चला जाता है, वापस देखने कोई नहीं मिलता है। मतलब कल्पनात्मक अंश किस प्रकार से चीन के चित्रों में, चीन की संस्कृति में देखने को मिलता है। और साथ ही में यूरोप के चित्रकार हैं, यूरोप के चित्रकार अपनी जो चित्र हैं या अपनी संस्कृति में कल्पनात्मक अंश को समावेशित नहीं करते हैं, उन सब का इसमें उल्लेख किया गया है। फिर अगला टॉपिक है द एलिंग प्लेनेट द ग्रीन मोमेंट्स रोल, यानी बीमार ग्रह, हरित आंदोलन की भूमिका। बेटा ये भी बहुत सुंदर टॉपिक है।
इसमें जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से यहाँ के जो व्यक्ति विशेष है वह संसाधनों का प्रयोग करते हैं। यानी आप लोग 10th क्लास में सामाजिक विज्ञान में आपने पढ़ा होगा, जो संसाधन के बारे में, रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा होगा कि उनका अमर्यादित दोहन करते हैं तो रिसोर्सेज है वो समाप्त हो जाते हैं, मानव की आवश्यकता भी पूर्ण नहीं हो पाती है। यानी यहाँ पर मानवीय पक्ष को ध्यान में रख के बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। फिर है द ब्राउनिंग वर्जन, ये भी बहुत ब्राउनिंग संस्करण है। अच्छी यूँ कहूँ कि मैं आपको एक अच्छा टॉपिक है, इसमें मिस्टर फ्रैंक है, क्रॉकर हैरिस है और टेप्लो, ये इसके पात्र हैं। जिसमें मिस्टर फ्रैंक है वह एक नौजवान है और क्रॉकर हैरिस है वह एक, क्रॉकर हैरिस भी अध्यापक है और मिस्टर फ्रैंक भी अध्यापक है। क्रॉकर हैरिस है वह थोड़ा यूँ कहे कि वृद्ध अध्यापक और मिस्टर फ्रैंक है वो नौजवान अध्यापक है। मिस्टर फ्रैंक क्रॉकर हैरिस से ईर्ष्या रखता है क्योंकि क्रॉकर हैरिस है उसकी बच्चों के बीच अच्छी पकड़ है, बच्चों के साथ उसका अच्छा लगाव है, बच्चे उसे बहुत अधिक पसंद करते हैं। तो इस अध्याय में टेप्लो और जो मिस्टर फ्रैंक है इनके बीच में जो बातचीत है उस बातचीत के अंश को इसमें बताया गया है। फिर है द एडवेंचर। एडवेंचर का मतलब है कि साहसिक कार्य। एडवेंचर का मतलब क्या है? साहसिक कार्य। एडवेंचर में याद रख के चलना, इसमें बताया गया है कि विज्ञान को इतिहास के साथ में जोड़ने का प्रयास किया गया है, विज्ञान को इतिहास के साथ जोड़ने का प्रयास किया गया है। और एक है सिल्क रोड, लास्ट टॉपिक। इसमें लेखक कैलाश मानसरोवर की यात्रा करता है और प्राचीन काल में चीन से जो किस प्रकार से लोग रेशम लाते थे और उस मार्ग को, यानी रेशम लाने के लिए जिस मार्ग का प्रयोग करते थे, लेखक उस मार्ग की यात्रा करता है और वहाँ के लोगों की जीवन दशा और वहाँ के प्राकृतिक चित्रण लेखक इस अध्याय में करता है। ये तो है आपके 8 टॉपिक्स ऑफ हॉर्नबिल। एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पोएट्री पार्ट अ फोटोग्राफ। इसमें जो कवित्री है वो कवित्री को एक फोटो मिल जाता है। उस फोटो में यानी एक बीच समुद्र तट है, उस समुद्र तट के ऊपर कवित्री की माता और उसके 2 चचेरी बहनें और उसका एक भाई है, उसका वो चित्र मिलता है। उस चित्र को देख करके और जो कवित्री है वो पुराने समय की स्मृति उसको आने लग जाती है, वह है यूँ कहे कि पुराना समय उसको याद आने लग जाता है, उसका इसमें वर्णन किया गया है। द लबनम टॉप, अमलतास की ऊंचाई, यानी अमलतास पेड़ है, अमलतास पेड़ और सोनचिड़ी है, उसका मधुर संबंध है वो इस कविता में उल्लेखित किया गया है। द वॉइस ऑफ द रेन, यानी वर्षा की आवाज। इसमें जो कवि है वो वर्षा से पूछता है तुम कौन हो, तो वर्षा कहती है मैं पृथ्वी की आवाज हूँ। इस प्रकार से यानी सुंदर अंश का इसमें समावेश किया गया है। चाइल्डहुड आपकी अगली कविता, उसमें यानी जो कवि है वह बचपन को याद करता है कि मेरा बचपन कहाँ गया, शायद मेरा बचपन खो गया है, मैं उस बचपन को अब कैसे याद करूं। यानी कहने का मतलब है कि वह कवि है वो युवा हो जाता है और अपने बचपन में उसने किस प्रकार से जो मौज मस्ती की उन सभी बातों का उसने उल्लेख किया है अपनी इस कविता के माध्यम से। और अंतिम कविता है फादर टू सन, यानी एक पिता का एक अपने बच्चे के बीच में जो संबंध है। कहने का मतलब है कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो अपने पिता के साथ में उसका जो लगाव है, उसका जो संबंध है, उसमें किस प्रकार से दूरियां और किस प्रकार से यूं कहे कि उनमें यानी थोड़ा सा शंका या संकोच आ जाता है, उसका इसमें वर्णन किया गया है। ये है बेटा आपकी हॉर्नबिल बुक के जो चैप्टर्स और आपकी जो पोम्स है उनका सार रूप। प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, आपकी स्नैपशॉट्स का पहला जो टॉपिक है उसका नाम है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। दूसरा जो इसका टॉपिक है उसका नाम है द एड्रेस। डियर स्टूडेंट्स, आपके इस बुक में ये 8 टॉपिक्स हैं जिनकी हम चर्चा करते हैं कि इनका सारांश क्या है, इनकी विषय वस्तु क्या है। पहला टॉपिक है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। बहुत सुंदर कहानी है। इसमें 2
लड़के होते हैं, एक का नाम एरम, एक का नाम मुराद होता है। ये गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। इनका सपना था कि ये घोड़े की यात्रा करें और घोड़े को दूर मैदानों में दौड़ाएं। वो सपना इनका साक्षात होने लगता है। कैसे? एक दिन 4 बजे मुराद है वो एक घोड़ा लेकर के एरम के घर पे आता है, एरम को जगाता है और वो घोड़े को देख करके एरम को ऐसा प्रतीत होता है कि वो स्वप्न ले रहा है। उस स्वप्न में उसके सामने घोड़ा खड़ा है, मुराद उस घोड़े पे बैठा हुआ है। लेकिन जैसे वो देखता है कि ये स्वप्न नहीं, ये तो रियलिटी है, और वो मुराद को पूछता है कि घोड़ा कहाँ से लाया, तो मुराद है उसको कुछ नहीं बोलता, उसको कहता आ तेरे को घुड़सवारी सिखाता हूँ। तो वो एरम है, वो सोचता है कि शायद इसने घोड़ा चोरी किया होगा, लेकिन अपना क्या है, अपने को तो घुड़सवारी सिखा रहा है, छोड़ो चोरी की बात को, वो साइड कर देता है इस बात को। अपने भी होता नहीं होता है, जैसे मान लो अपन किसी की गुप्त बात को जानते हैं और उसको कहते हैं मैं तो बताऊंगा, तो वो कहता बता मत, मैं तेरे को फला चीज़ दिलाऊंगा, फला दिलाऊंगा, कहते हैं ठीक है नहीं बताऊंगा, होता नहीं होता है। तो वही बात है। और घोड़े का मालिक है जिसका नाम है जॉन बायरो। ये लोग घुड़सवारी करते हैं और घोड़े को दौड़ाते हैं। एक बार तो ऐसा भी आता है कि इनको घोड़े को कंट्रोल करना नहीं आता है, तो ये घोड़ा इनको नीचे गिरा भी देता है। ये लोग घोड़े को अंगूरों के बगीचे में छुपा के आ जाते हैं। जॉन बायरो है जो घोड़े का मालिक है, वो एरम के घर पे आता है। अपने घोड़े के चोरी होने की बात एरम के माता पिता को कहता है। एरम वो बात सुन करके मुराद को बताता है। और एक दिन मुराद घोड़े को लेकर के जा रहा था और जॉन बायरो का उनके सामना सामना हो जाता है और जॉन बायरो अपने घोड़े को पहचान लेता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता है। फिर थोड़े दिन बाद में वो लोग मुराद और एरम उस घोड़े को ले जाकर के जॉन बायरो के अंगूरों के खेत में बांध के आ जाते हैं। फिर दूसरा जो टॉपिक है उसका नाम है दी एड्रेस। बहुत अच्छी स्टोरी है ये भी। इसमें एक हॉलैंड के युद्ध के बाद में जो एक लड़की है वह है अपने माता की स्मृति चिन्हों की खोज करने के लिए अपने निवास स्थान पे उसका पता लगाती है। मतलब अपने घर के पते के बारे में नहीं जानती है, उसके बारे में इसमें बताया गया है। रंगाज मैरिज, इसमें एक युवा है, वो बाहर पढ़ने के लिए जाता है और बाहर से पढ़ करके जब अपने गांव में आता है तो गांव के लोग उसको देखने के लिए उसके इर्द गिर्द इकट्ठा हो जाते हैं और वह ये देखते हैं कि उन लोगों में और जो बाहर से पढ़ के आया लड़का है उनमें क्या डिफरेंस है। यानी कहने का मतलब है इनकी वहाँ की शहर की संस्कृति और ग्रामीण संस्कृति के बारे में इसमें बताया गया है। फिर एल्बर्ट आइंस्टीन एट ए स्कूल। इसमें अल्बर्ट आइंस्टीन है उसकी प्रतिभा के बारे में बताया गया, अल्बर्ट आइंस्टीन की स्कूलिंग लाइफ के बारे में बताया गया और साथ ही में अल्बर्ट आइंस्टीन को किस प्रकार से विद्यालय से निष्कासित कर दिया जाता है उसका उल्लेख इसमें किया गया है। मदर्स डे भी ये बहुत सुंदर मार्मिक रचना है। इसमें एक माँ अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करती है, उनके लिए खाना पकाना, उनके लिए अदर्स वर्क करना और अपने पति की सेवा में लगी रहती है, लेकिन उस माँ के साथ में नौकर जैसा व्यवहार किया जाता है। उस माँ को नौकरानी समझ के उसके साथ में उसके घरवाले पेश आते हैं। इसका इस अध्याय में बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। वो माँ खुद सोचती है मैं दिन रात मेहनत करती हूँ, फिर भी उसके साथ में नौकरों जैसा व्यवहार क्यों किया जाता है। फिर द घाट ऑफ दी ओनली वर्ल्ड, इसमें जो लेखक है उसका एक दोस्त है जो कश्मीर से बिलोंग करता है और वो लेखक का दोस्त है वो कैंसर से पीड़ित है और लेखक को वो बोलता है कि मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरी मृत्यु के बाद में तुम मेरे लिए कुछ लिखना और लोगों को बताना कि किस प्रकार से संघर्ष में यानी प्रसन्नता का अनुभव किया जाता है, संघर्ष में जीवन जी करके आदमी खुशी और प्रसन्न होता है। बर्थ, ये भी अच्छा अध्याय है। इसमें एक निष्प्राण बच्चे में किस प्रकार से प्राण डाले जाते हैं, उसको किस प्रकार से नया जीवन दान दिया जाता है उसका इसमें उल्लेख किया गया है। और लास्ट है आपकी जो रचना है उसका नाम है द टेल ऑफ मेलन सिटी। ये तो बहुत ही सुंदर रचना है। इसमें एक जो राज्य हैं उस राज्य में एक राजा क्या है वो मेहराब का निर्माण करवाता है और उस मेहराब में जैसे राजा जाता है तो उसका मुकुट है उस मेहराब के ऊपरी भाग के टकरा करके नीचे गिर जाता है। राजा को गुस्सा आता है और वह कहता है इसको बनाने वाले को फांसी पे लटका दिया जाए। वहाँ के जो मजदूर हैं उनको बुलाया गया तो मजदूरों को कहा कि मजदूरों को आदेश दे दिया कि इनको फांसी पे लटका दो। मजदूर कहते हैं अरे मालिक हमारा दोष नहीं है, हमने तो केवल मजदूरी की है, कारीगर ने बनाया है, मिस्त्री ने बनाया है।
उसको लटकाओ फांसी पे। मिस्त्री को बुलाया गया, मिस्त्री कहता है कि साहब हमारा दोष नहीं है, वास्तुकार ने नक्शा बना के दिया वैसा हमने बनाया है, ये उसका दोष है। उसको बुलाया जाता है, फिर एक मतलब वृद्ध व्यक्ति से बातचीत की जाती है, तो वृद्ध व्यक्ति कहता है मेहराब को ही फांसी पे लटका दो। फिर निष्कर्ष रूप में ये निर्णय लिया गया कि वो मेहराब थोड़ा ऊंचा था, तो ये निर्णय लिया गया कि इसमें जिस भी व्यक्ति की गर्दन सही से फिट बैठती है ना, उसको फांसी पे लटका दिया जाए। उस गांव में इतना कोई लंबा चौड़ा आदमी था नहीं, केवल राजा ही लंबा आदमी था और राजा की गर्दन उसमें सही से फिट बैठती थी, राजा को फांसी पे लटका दिया गया। फिर वहाँ की एक परंपरा थी कि उस गाँव में, उस राज्य में पहले उस द्वार से, राज्य के द्वार में पहला जो भी व्यक्ति देखा जाता उसको राजा बना दिया जाता था। एक व्यक्ति तरबूज के साथ में प्रकट हुआ, तरबूज को उन लोगों ने देखा और उन्होंने तरबूज को क्या कर दिया, राजा बना दिया। और तरबूज के राज्य में किस प्रकार से स्वच्छंद वो लोग व्यवहार करने लग गए, इसका इसमें उल्लेख किया गया है। ये है आपका सारांश रूप। यानी फिर आपके चलता है राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है आपके 11वीं क्लास के न्यू सिलेबस में। केवल राइटिंग सेक्शन में बेटा आपके एक तो है रिपोर्ट, एक है आपके कंपोजिशन और एक है आपके लेटर राइटिंग। ठीक है, ये आपका राइटिंग सेक्शन, और राइटिंग सेक्शन 30 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है। फिर आता है आपका रीडिंग सेक्शन। इस रीडिंग सेक्शन में क्या है, रीडिंग सेक्शन में आपके 2 पैसेज हैं। कितने पैसेज हैं? 2 पैसेज हैं। ये दोनों ही 20 नंबर के यानी 10-10 नंबर के हैं। फिर आपके जो ग्रामर है, उस ग्रामर में आपके एक तो डिटर्मिनर्स है, एक आपके टेंस हैं, एक आपके मॉडल्स हैं और एक आपके क्लॉजेज हैं। ठीक है, यानी आपके जो ग्रामेटिकल पोर्शन है उसमें केवल ये 4 ही पार्ट्स हैं, जिसमें डिटर्मिनर्स, टेंस, मॉडल्स और क्लॉजेज। ये कितने नंबर के हैं? 20 के, यानी 30, 20, 50 और 70। और आपकी जो बुक्स हैं वो आपके 10 नंबर की है। स्नैपशॉट 10 नंबर की, हॉर्नबिल ये भी 10 नंबर की, और इसकी जो पॉम्स है वो कितने नंबर की है? 10। कहने का मतलब है इस प्रकार से आपके कंप्लीटली 100 नंबर का ये पेपर होता है वार्षिक परीक्षा का, और ये सिलेबस आपके 100 नंबर का होता है। आशा करता हूँ ये आपके अच्छे से समझ में आया होगा, और आगे सिलेबस से जुड़े हुए जितने भी जो टॉपिक्स हैं उनकी बात अपन लोग आगामी वीडियो में करेंगे। थैंक्स।